हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अध्याय को प्रारंभ करते हुए हम अब अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 3.3 उदारीकरण। हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमत के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और तथा औषधि भेजज, इन 6 उत्पादन श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थानों एफआईआई तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। करों के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे कुछ मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो,
तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का वितरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। 2016 में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार को वस्तु एवं सेवा कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस कदम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विभिन्न दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थीं, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे: क आयात और निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, ख प्रशुल्क दरों में कटौती और ग आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। 3.4 निजीकरण। इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं: सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा ख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पाद सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न यानी नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में यहाँ तक इस अध्याय का अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के अध्ययन के साथ। गुड बाय एवरीवन।